कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो, दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल स्वामी आज आपको एक बार फिर आपके पाठ्यक्रम से संबंधित एक नया अध्याय संहिता संज्ञा के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इससे पूर्व अपन स्वयवर्ण संज्ञा के बारे में बात कर चुके हैं और हमने उस लेसन में उस क्लास में हमने जाना कि कौन कौन से वर्णों की स्वयवर्ण संज्ञा होती है, कौन से वर्ण स्वयवर्णी होते हैं, ठीक है, कौन से वर्ण नहीं होते तो वो क्यों नहीं होते। ये सारी अपन डिटेल से बातें कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो अधिगम आपको हो गया। आज अपन संहिता संज्ञा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या होता है तो पर है सन्निकर्ष है संहिता, ठीक है। परः सन्निकर्ष है संहिता, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये देखो आप कि कैसा सूत्र है। तो ये एक संज्ञा सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? ये एक संज्ञा सूत्र है, ठीक है। आप सबसे पहले तो इसका परिचय जानोगे। तो ये एक संज्ञा सूत्र है और संज्ञा सूत्र है तो इसमें संज्ञी कौन हुए? इसमें संज्ञी होंगे भैया पर है और सन्निकर्ष है, ये इसमें संज्ञी होंगे। अब अपन जानेंगे कि परः सन्निकर्ष क्या है। तो परः का मतलब है अत्यधिक है ना। आप इसे हिंदी में लिख लो आसानी से, अत्यधिक। और सन्निकर्ष है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समीपता, वर्णों की अत्यंत निकटता है ना, संहिता संज्ञा कहलाती है। संहिता संज्ञा क्या है? कि वर्णों की अत्यधिक निकटता। हम एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे कि कैसे वर्णों की अत्यधिक निकटता होती है। तो सबसे पहले कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है जी। संज्ञी कौन कौन है? परः सन्निकर्ष हैं। परः सन्निकर्ष क्या होता है? परः का मतलब अत्यधिक और सन्निकर्ष का मतलब समीपता, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में सुंदर सा नोट्स बना लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि ये जो सन्निकर्ष है ना, ये आपकी जो सन्निकर्ष है, निकटता है, ये कितने की निकटता है ना, यही पूछ सकता है परीक्षा में। पूछ ले कि सन्निकर्ष है इति पदस्य को अर्थ है ना, इस पद का मतलब क्या है ना। तो आप क्या लिखोगे? अर्ध मात्रिकाधिक कालाभाव है। कि जब दो वर्ण हैं तो उनमें आधी मात्रा से अधिक काल का अभाव, दोनों के बीच में अर्ध मात्रा है ना, उतना ही काल, इससे ज़्यादा उनके बीच में जो है वो दूरी न हो, इस तरीके से बताया गया है। आप इस शब्द इसको याद रखो, टर्म को याद रखो, इस वाक्य को याद रखो कि अर्धमात्रिक का अधिक काल अभाव है। आधी मात्रा से ज़्यादा समय इनके बीच में न हो, है ना। इसी का सन्निकर्ष का ये जो संस्कृत में शब्द है वो इसका ये दिया हुआ है कि अर्धमात्रिक का अधिक काल अभाव है। तो इन चीज़ों को आप याद रखो, ये आपको विकल्प मिल सकते हैं कि सन्निकर्ष निकटता तो है तो वो कितनी है। तो वो कह रहा है कि आधी मात्रा से ज़्यादा का अभाव है, ठीक है। उसके बाद में एक और है जो परीक्षा में आ सकता है, इनके बारे में ऐसे आ सकता है कि वर्णानाम अति
सहित है, वर्णानाम अति सहित है, सन्निधि ही, है ना, वर्णानाम अति सहित है सन्निधि ही, और यहां पर रिक्त स्थान दे देगा और आगे क्या लिखेगा, संज्ञ है स्यात्। वर्णों की अत्यधिक निकटता, है ना, कौन सी संज्ञा होती है ना, तो आप यहाँ रिक्त स्थान में क्या लिखोगे, संहिता संज्ञा। ठीक है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष रूप से लिखोगे, कई बार परीक्षा में आ चुका है ऐसा प्रश्न, ऐसी लाइन दे देगा आपको, वर्णानाम अति संहिता है सन्निधि ही, वर्णों की अत्यधिक निकटता क्या होती है, कौन सी संज्ञा होती है, तो संहिता संज्ञा ना। इस लाइन को बहुत विशेष रूप से, है ना, 3 स्टार में करके लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद में सन्निकर्ष है, इस शब्द का क्या मतलब है, तो अर्धमात्रिका अधिक काल अभाव है, ये इसका मतलब है। ठीक है, इसके बाद में और अपन ने क्या जाना, इसके बाद में अपन ने जाना था कि परे का मतलब अत्यधिक होता है, सन्निकर्ष का मतलब समीपता होता है। समीपता कितनी है, तो वो कह रहा है कि आधी मात्रा के उच्चारण काल से ज़्यादा दूरी नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका पूरा अपन ने विश्लेषण कर लिया। अब अपन उदाहरण के रूप में देखें तो ये कहता है कि ये है मधु और ये है अरि, है ना, तो ये कहता है कि इस ऊ की और ये ए है, इन दोनों की अत्यधिक निकटता है, इन दोनों की अत्यधिक निकटता है, इसलिए संहिता संज्ञा हो जाती है। और संहिता संज्ञा होने का मतलब है इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। संहिता का मतलब ये समझो कि ये संधि करने का प्रावधान कर रहे हैं, है ना, जिन वर्णों की संहिता संज्ञा होगी उनकी संधि हो जाएगी। ठीक है ना, और वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनके एकदम से निकटता होती है ना, अत्यधिक निकटता होती है। तो संहिता का मतलब आप ये समझो कि ये वर्णों के अत्यधिक सामीप्यता होने के कारण इनके बीच में आपस में संधि हो जाएगी, और संधि हो जाएंगे तो दोनों शब्द एक साथ ही जुड़ जाएंगे। तो ये मधुअरि से मध्वरी बन जाता है, क्योंकि इनको आप संहिता संज्ञक वर्ण माना है और इनकी अत्यधिक निकटता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है संयोग संज्ञा। अगला क्या है, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा, ठीक है, इसके बारे में क्या बताया, इसके बारे में बताया है हलो नंतरा संयोग। ठीक है, हलो नंतरा संयोग है, तो क्या हो गया, एक तो हो गया हल, ठीक है, उसके बाद में एक हो गया अन और अंतरा। ठीक है ना, ऐसे कैसे लिखना आप, और फिर ये संयोग संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या लिखेंगे अपन और लिखेंगे इसमें कि भैया ये संज्ञा सूत्र है, ये क्या है, संज्ञा सूत्र है। और संज्ञी कौन हो गए, जो हल हैं वो कैसे हैं, वो अन अंतरा हैं, वो क्या है, अन अंतरा हैं, तो वो संज्ञी हो गए, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि वो हल हैं और वो हल कैसे हैं, वो अन अंतरा हैं, ऐसे विषय लगा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देख, ऐसे लिखो इसका, अजबीर व विहित है, अजबीर व विहिता हल है संयोग संज्ञ। ठीक है ना, अब इसमें क्या कह रहा है ये, अच, है ना, और अव्यवहिता, ये इसका मतलब हुआ कि ये जो स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित, है ना,
अब अपन ने पिछले इसमें क्या पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था कि अन अंतरा, दो शब्द है, अन अंतरा और अव्यवहिता। तो इसका दोनों का मतलब क्या है, अनंतरा, है ना। इन दोनों का मतलब आप ये मानो कि व्यवधान से रहित, व्यवधान से रहिता, व्यवधान रहिता वर्ण, है ना। जब स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित हल वर्ण होते हैं ना, व्यंजन वर्ण होते हैं, कैसे लिखोगे आप, हिंदी में लिखो। ये तो मैंने इसलिए लिखा है आपको कि ये जो लाइन है ना, अजभीर व्यवहिता हल है संयोग संज्ञ है, ये ऐसी कैसी परीक्षा में आती है लाइनें, ये लाइन ऐसी कैसी कई बार परीक्षा में छपी हुई है। आप इसको इतना हल्के में मतलब इस लाइन को, ये लाइन ऐसे आती है, अजभीर व्यवहिता हल है, यहाँ पर रिक्त स्थान, है ना। तो जो समझदार बच्चा है वो इन शब्दों के जाल में उलझता नहीं है, वो इन शब्दों के जाल से ये समझता है कि इसको संधि विच्छेद करेगा तो ये अच भी हो जाएगा, तो अचों के, और अव्यवहिता का मतलब है व्यवधान से रहित। जो व्यंजन वर्ण है वो संयोग संज्ञक होते हैं, इतना ही तो लिखना है। तो आप लिख सकते हो हिंदी में कि स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित, स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्ण है वो संयोग संज्ञक होते हैं। लिख लिया कि स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्ण है वो संयोग संज्ञक होते हैं, ठीक है ना। अब आप इन शब्दों के अनंतरा शब्द में मत उलझना, इसका मतलब है डिस्टर्बेंस, व्यवधान, है ना। अन का मतलब जो व्यवधान नहीं है, किसका व्यवधान नहीं है, स्वर वर्णों का व्यवधान नहीं है। अव्यवहिता का मतलब भी व्यवधान नहीं होना है। तो इन शब्दों के मायाजाल में आप मत उलझना। सिंपल सी बात ये ध्यान में रखना कि जब दो वर्ण हैं, जैसे ये है कृष, है ना, और ये है न, अब इसमें क्या है कि ये तो स है और ये न है, इन दोनों के बीच में क्या नहीं है, इन दोनों के बीच में स्वर वर्ण नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, स्वर वर्ण नहीं है। और स्वर वर्ण नहीं होने की वजह से ये दोनों आपस में एक जगह हो जाते हैं, और इसका क्या बन जाता है, कृष्णय बन जाता है। इसका क्या बन जाता है, कृष्णय बन जाता है। और अपन जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि न से न कैसे हुआ, है ना, रसाभ्याम नोण है, वो सूत्र पढ़ेंगे तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, है ना। और भी संयोग संज्ञा कैसे होती है, जैसे क और दूसरा वर्ण क्या है, श, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में स्वर वर्ण नहीं है, स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, है ना। तय और र, ठीक है ना, तय और र, तो इससे क्या हो जाएगा, त्रय बन जाएगा, ठीक है ना, त्रय, ठीक है, त्रय बन जाएगा। ये संयुक्त वर्ण है ना, इन्हीं को संयोग संज्ञा कहते हैं। जो आप क्षत्रिय ये और त्रय पढ़ते हो ना हिंदी में, वो संयोग ही है, वो क्या है, संयोग है। और वो होता कैसे है, वो कहता है कि ये आपका तय है और ये आपका र है। तो इस तय और र के बीच में स्वर वर्णों का व्यवधान नहीं होने की वजह से इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है और ये त्रय बन जाता है। ये क्या बन जाता है, त्रय बन जाता है। और ये कैसे बनता है, ये जय है हलंत और ये है, ऐसे तो है ना, जय और ये मिलके क्या बन जाता है, ज्ञ बन जाता है, ठीक है ना, ज्ञ, च छ ज झ, ये वाला ये और ये जय, ये दोनों मिलकर के ज्ञ बन जाते हैं। तो ये है संयोग संज्ञा। दो वर्णों की, दो व्यंजनों की संयोग संज्ञा कब होती है, जब दोनों वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, दोनों के वर्णों के बीच में स्वर नहीं है, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे, क्षय, त्रय, ज्ञ, ये तो आदर्श रूप है। बाकी कोई भी वर्ण ले लो, कृष्ण में श और न एक साथ है ना, तो ये संयोग संज्ञा है। सरस्वती में स और व एक साथ है ना, संयुक्त वर्ण है ना। तो ये कैसे हुए, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्वर वर्ण नहीं है। इतनी सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। अगला अपन पढ़ रहे हैं पद संज्ञा विधायक सूत्र, है ना। पद संज्ञा, पद संज्ञा जानते हो ना आप, पद संज्ञा विधायक सूत्र। ऐसे पूछेगा परीक्षा में आपको कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है ना,
तो क्या क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे एकदम बोल्ड अक्षरों में सुप तिगंतम पदम। ठीक है, सुप तिगंतम पदम। वो कह रहा है कि सुबंत और तिगंत, सुबंत और तिगंत शब्द या पद क्या होते हैं? पद संज्ञक होते हैं। ठीक है ना। सुप और तिगंत, सुबंत और तिगंत, सुबंत का मतलब क्या हो जाएगा? सुप। सुप प्रत्यय जिन शब्दों में है और जिन शब्दों में जो तिगंत है ना, तिप आदि प्रत्यय हैं, वो पद क्या हो जाएंगे? वो पद संज्ञक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा सूत्र है? तो संज्ञा सूत्र है। ये कौन सा है? संज्ञा सूत्र है। ठीक है ना। संज्ञी कौन कौन से हैं? जो सुबंत हैं और तिगंत हैं, वो सारे के सारे पद क्या हैं? वो संज्ञी है। जो सुबंत है और जो तिगंत है, वो सारे के सारे पद क्या हैं? संज्ञी है। संज्ञा और संज्ञी हो गए। कौन सी संज्ञा करता है? तो पद संज्ञा विधायक सूत्र है, पद संज्ञा करता है। उसके बाद में जो अगली बात है वो कहता है कि जैसे आप एक टेबल बनाओगे, एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ऐसे ये सुबंत प्रत्यय हैं। इनको आप एक टेबल में सजाओगे, सु औ जश। ठीक है ना। अब देखो होता कैसे है, आपसे ये परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये राम है और ये जश है। ठीक है ना। तो जस प्रत्यय किससे आया? प्रथमा विभक्ति बहुवचन से जस प्रत्यय आया। ठीक है ना। ये जस प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन से आया। और अब क्या हुआ कि जस में जो जय है, वो चुटू जो सूत्र है ना आपका, इत संज्ञा विधायक सूत्र, उससे चुटू है, ये इससे जय का लोप हो गया। तो क्या बचा? राम और प्लस अश। ठीक है। ये ए और ये मिलकर के आ हो गया तो रामा हो गया, और ये शयकार आ गया, शयकार का विसर्ग हो गया। वो कैसे विसर्ग होगा? वो अपन विसर्ग संधि में पढ़ेंगे आराम से। और ये बन गया रामा। ये क्या बन गया? रामा। अब ये सब आपको परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। जो परीक्षा में आपसे पूछेगा वो ये कहेगा कि सुबंत प्रत्यय है, वो तृतीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा है? इस बार यहीं से प्रश्न आने वाला है। तुम इसको स्किप कर रहे हो, सभी प्रकार की जो गाइड है वो भी इसको स्किप कर रही है ना। लेकिन याद रखना, जो पद संज्ञा है, पद संज्ञा में ये कितने 7 21 21 जो सूत्र है ना, सुबंत है, इनमें आपको पूछ सकता है कि इसमें इस विभक्ति के इस वचन में कौन सा सुबंत प्रत्यय है ना। जैसे प्रथमा विभक्ति द्विवचन में ओ है और बहुवचन में जस है। तो ये आपके पास टेबल आपके पास तैयार होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसको याद करना है, यहीं से प्रश्न आने की संभावना है। उसके बाद वो तिगंत की बात करिए अपन ने, तो तिगंत में क्या? एक वचन में तिप प्रत्यय है और द्विवचन में तिप तस, तिप तस और झी, है ना। अब देखो इससे क्या होता है, ये भू धातु होती है और इसमें तिप प्रत्यय लगता है, और सूत्रों की सहायता से इससे भवती बनता है। क्या बनता है? भवती। अब ये भवती तो कोई नहीं पूछेगा आपसे ना, ये तो कोई नहीं पूछेगा कैसे बना, लेकिन वो ये जरूर पूछेगा कि जो प्रथम पुरुष है उसके कौन से वचन में कौन सा तिगंत प्रत्यय है। वो पूछेगा कि मध्यम पुरुष के कौन से वचन में कौन सा प्रत्यय है। और वो पूछेगा कि जो प्रश्न में पदे धातुएं हैं, है ना, प्रश्न में पदी धातु और आत्मने पदी धातु, इनमें दोनों जो प्रत्यय इनके अलग अलग है, वो अलग अलग आपको टेबल बना करके याद करना है। वो पूछ सकता है
कि आत्मनेपदी धातुओं के जो तिगंत प्रत्यय हैं, उस तिगंत प्रत्यय में उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा तिगंत है ना, वो ये पूछेगा। वो ये तो नहीं पूछेगा कि बहुती में कौन सा प्रत्यय है, लेकिन वो ये सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि जब आत्मनेपदी जो तिगंत प्रत्यय हैं, आत्मनेपदी तिगंत प्रत्यय हैं, उसके मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है, उत्तम पुरुष एकवचन में क्या है, समझते हो ना आप। तो ये दोनों टेबल, तीनों टेबल, सुबंत की, तिगंत की, दो तिगंत की और एक सुबंत की, ये टेबल प्रत्ययों की आपके पास तैयार होनी चाहिए। और वहां से आपको एक प्रश्न जरूर परीक्षा में मिलेगा और आपको ये बताना है, ठीक है ना।